अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते घंटे के साथ नई नई डेवलपमेंट हो रही है, नई पेशरफ्त आ रही है। कल तक ये था कि हुकूमत जो खासतौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तमाम जमातें आईनी अदालत के हवाले से डट गई हैं, लेकिन आज जो नई एक पेशरफ्त आई है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों एक स्टेप या एक कदम पीछे हटते हुए आईनी बेंच के लिए मान गए हैं ताकि एक कंसेंसस के साथ मुत्तफिका एक आईनी तरमीम लाई जा सके। इस पे क्या जो है अंदरूनी कहानी है, ये तमाम आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस उनका एक ये कहा जा रहा है कि वो अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे। जस्टिस याया अफरीदी एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर के ऊपर सामने आए हैं चीफ जस्टिस के। जस्टिस याया अफरीदी का बैकग्राउंड क्या है और उसके साथ साथ ये कि जस्टिस याया अफरीदी के वालिद उनका क्या बैकग्राउंड था, ये तफसील के साथ इस हवाले से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह के ही हवाले से कि उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। सोशल मीडिया के हवाले से अनकन्फर्म जो खबरें और रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे जनरल फैज हमीद के हवाले से, उनके कोर्ट मार्शल की अब क्या जो कहाँ तक पहुंचा है, उसका जो प्रोसेस है और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई, तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। मैंने कल और परसों 2 दिन आपके साथ जो भी डिटेल्स और अपडेट थी वो आपके साथ शेयर की। जो खासतौर के ऊपर स्पेशल कमेटी के अंदर जो डिस्कशंस हुई थी तमाम सियासी जमातों की तरफ से, और फिर साथ साथ ये भी कि हुकूमत जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी तरफ से जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी जो आईनी तरमीम के हवाले से 3 बुनियादी जो थी, उसमें आईनी कोर्ट के हवाले से आर्टिकल 175A में तब्दीली, जजेस की तैनाती का तरीकाकार और साथ ही मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये 3 बुनियादी तौर के ऊपर। फिर मैंने इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो इस जो डेलीगेशन है इस कमेटी के अंदर जो उनकी सरबराही कर रहे हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उनसे बात की थी। उन्होंने भी यही बताया था कि तकरीबन कॉन्सेंसस डेवलप हो चुका है मौलाना और पीपल्स पार्टी का आपस में, और फिर मियां नवाज शरीफ के साथ बातचीत होनी थी। कल की जो तफसीलात हैं जो वहां पे रायबंड में नवाज शरीफ ने जो डिनर दिया, उसके दौरान भी मौलाना ने ये कायल करने की कोशिश की नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी को कि बेहतर यही होगा, जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है सियासी तनाव वाला, और उसके साथ साथ जो अदलिया और पार्लियामेंट का आपस में जो टकराव के हवाले से एक सामने आ रहा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये मुनासिब होगा कि अगर इसको इत्तफाक राय से तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेते हुए आईनी तरमीम लाई जाए, तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो पार्लियामेंट से एक मैसेज जाएगा वो एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा अदलिया के हवाले से। इसलिए उनको कोशिश करने दें कि वो पीटीआई को मना सकें। और ख़ास तौर के ऊपर जो आईनी जो अदालत के हवाले से पहले दिन से ही मैं भी इस हवाले से रिपोर्ट करता आ रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली डिमांड थी ये मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से थी, लेकिन उस पर कल जो एक नया बयान आया पीटीआई की तरफ से, वो ये कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला जो मुतालबा था ये पीटीआई की तरफ से दरअसल मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया था। और ये अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से फिर कल ये फैसला किया गया जो नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात थी और इशाया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान कोशिश करेंगे पीटीआई को मनाने की और मुत्तफिका तौर के ऊपर आईनी तरमीम लाई जाएगी। अब इस पे जो है ये फिर आज जो स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो अराकीन को कोट करते हुए मीडिया ने ये जो खबरें चलाई हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों एक कदम पीछे हटते हुए आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के हवाले से मान गए हैं। इस पे अब ये कोई अगर मुत्तफिका तौर के ऊपर कोई जो लाई जाती है, और ख़ास तौर के ऊपर फिर ये कि कल को जो पीटीआई की तरफ से ही सबसे ज़्यादा दरखास्तें आनी थी इस आईनी तरमीम के हवाले से, उस एक जो तनाजुर में देखा जाए तो ये एक हुकूमत की तरफ से एक बेहतर मैं समझता हूँ कि ये पेशरफ्त है कि कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ जो क्योंकि हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा खतरा था वो यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन के आएंगे तो वो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी, तो ये उसके लिए विन विन होगा कि वो अगर अपनी इसमें जो आईनी तरमीम में डलवा लेते हैं खासतौर के ऊपर कि 3 का पैनल होगा या 5 का पैनल होगा, उसमें से एक चीफ जस्टिस सेलेक्ट किया जाएगा,
तो उससे जो हुकूमत को एक खदशा और ख़तरा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह आते ही इनकी हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, उससे बच सकते हैं। बहरहाल ये जो आइनी तरमीम के हवाले से इस तरह माजी में भी होता रहा कि हुकूमतों को इवन आप अगर जो 1973 का जो आइन था उसमें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काफ़ी सारी चीज़ों से जो है वो पीछे हटना पड़ा था। एक आर्टिकल 210 था उस टाइम जो ओरिजिनल आइन था, उसमें से ये तमाम सियासी जमातों ने दबाव डाल के ये भुट्टो साहब से निकलवाया था। आर्टिकल 210 ये था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो भी कार्रवाई होगी उसको पार्लियामेंट में उसकी इंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी, उसकी तौसीह लेनी पड़ेगी, यानी किसी जज को निकालना हो और या जज को अपॉइंट करना हो, उसके लिए पार्लियामेंट से उसकी इंडोर्समेंट लाजमी था। लेकिन वो फिर बाकी सियासी जमातों ने, अब नहीं पता कि ये किसके उसमें आके ये प्रेशराइज करके ये भुट्टो साहब से ये वाली शिक निकलवाई थी। तो ये सियासी जमातों में जो इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए बाज़ात ये इस तरह का जो है वो करना पड़ता है। इस पे अब जो भी डेवलपमेंट और जो पेशरफ्त होगी ख़ासतौर के ऊपर आइनी तरमीम के हवाले से, वो आपके साथ ज़रूर हर गुजरते लम्हे के साथ जो भी होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी ये एक कहा जा रहा है और ये काफ़ी अरसे से हुकूमत की तरफ से भी यही जो खदशे का इजहार किया जा रहा था कि वो आए तो उनकी वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। इस हवाले से जो ख़ासतौर के ऊपर ये मीडिया के ऊपर भी तासुर और सियासी जमात ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से था कि उनके फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होते हैं। चाहे वो इनिशली जो 2013 से 2018 की गवर्नमेंट में मरीम नवाज का जो ओहदा था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम वाला, उससे निकालने का हो या बाकी इस तरह का, तो उस वजह से वो कहते ये समझा जाता है मुस्लिम लीग नून में एक तासुर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या अमूमी तौर के ऊपर फैसले देते हैं। बहरहाल अब ये जो आइनी तरमीम के हवाले से ये बातचीत चल रही है तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो सुपरसीड हो जाएंगे। उनसे जो जूनियर जो दूसरे नंबर पे हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस याया अफरीदी हैं। ये इतलात मिल रही हैं कि जस्टिस याया अफरीदी नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। और जस्टिस याया अफरीदी का अगर आपको बैकग्राउंड का पता हो तो ये तीन दोस्त जो हैं, ये तीनों इनका एक ही चैम्बर था। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इनका ये जो चैम्बर था शाह अफरीदी एंड मिनल्ला के नाम से जो चैम्बर था, ये उसमें जस्टिस याया अफरीदी जो है वो पेशावर में अपने जो चैम्बर को वो करते थे। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं ये इस्लामाबाद में और जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। ये तीनों का असल में तो इन तीनों का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक है। जस्टिस याया अफरीदी के जो वालिद हैं वो एक ब्यूरोक्रेट थे और वो फौज से जो है वो ब्यूरोक्रेसी में आए थे, जो कि फौज का कोटा होता है, उसमें से वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसमें जो कोटे पे आते हैं। जस्टिस याया अफरीदी के जो वालिद थे उमर अफरीदी, वो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे और इस वाले से मैंने उनके दौर के मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से बात की है कि उनका ओवरऑल बतौर एक ब्यूरोक्रेट कैसा कंडक्ट था। तो वो कहते हैं कि इनसे ज़्यादा अपराइट, ऑनेस्ट और डिग्निटी वाला जो ब्यूरोक्रेट बहुत कम ही देखा था उस दौर में भी और बाद में भी। फिर ये जो इनकी रिटायरमेंट हुई थी वो बतौर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, ये जब सदर थे लगारी साहब, फारूक लगारी, ये उनके सेक्रेटरी थे। तो फारूक लगारी साहब ने इनको ऑफर किया था कि मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूं अगर आप जो है मजीद मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो मेरे जो मुख्तलिफ इनके जो उस टाइम के बैचमेट थे या उनके साथ काम करने वाले थे उनसे बात हुई। वो कहते हैं कि जो उमर अफरीदी साहब थे, जिस दिन इनकी रिटायरमेंट की ड्यू डेट थी उसी दिन इन्होंने सरकारी घर खाली किया और एक्सटेंशन की ऑफर के बावजूद इन्होंने जो है वो नहीं कबूल किया था। तो बड़े अपराइट, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले जो इनके वाले साहब थे। और जस्टिस याया अफरीदी का भी अगर आप देखें, इनके जो फैसले देखें, ये उससे जाहिर होता है कि ये किसी धड़ेबंदी और ग्रुप बंदी में ये इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तीनों जो ये मैंने आपको बताया भी है कि इनका सेम जो है वो चैम्बर था, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला।
तो उसके बावजूद भी अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस अगर उसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो ये बजाय इसके कि अपनी दोस्ती यारी और ग्रुप बंदी में पढ़ने के इन्होंने किताब के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला दिया, किताब से हट के इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी जो है वो एक अच्छा और पॉजिटिव जो है ये एक वो होगा अगर जस्टिस याया अफरीदी का ही जो चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर नामजद होते हैं। अब सवाल ये भी है कि इनसे ऊपर जो 2 जजेस हैं वो उनका क्या होगा, सुपरसीड हो जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह भी और जस्टिस मुनीब अख्तर भी, तो क्या ये इनको मुस्तफ़ी होना पड़ेगा? अब आइन और कानून में इस हवाले से कोई कहीं नहीं मेंशन किया हुआ कि सुपरसीड होने वाले जो जजेस हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे या वो जारी रखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1976 था गालबन, उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो उस टाइम जब ये 5वीं आईनी तरमीम आई थी तो उसमें ये मेंशन था कि जो चीफ जस्टिस होंगे लाहौर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो टेन्योर होगा वो 4 साल होगा। उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सरदार इकबाल, उनका टेन्योर 4 साल का कंप्लीट हुआ। तो वो उसके बाद उनको ऑफर की गई कि अगर आप एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको भेजा जा सकता है। तो इसमें ये जो 5वीं आईनी तरमीम थी उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर जो 4 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जो हुकूमत कोई भी अगर जज लगाती है चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर, जो जूनियर अगर वो लगाया जाएगा तो उसके बाद जो सीनियर होंगे वो या तो अगर एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट वो चले जाएंगे, अदरवाइज वो फिर काम जारी रख सकते हैं। तो उस पे जो मौलवी मुश्ताक थे उनसे जूनियर एक जो जज थे रियाज थे, जस्टिस रियाज गालबन, उनको जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया था 1976 में। तो मौलवी मुश्ताक साहब सुपरसीड हो गए थे। उस पे जो है वो इन्होंने बजाय इसके कि रिजाइन करने के मौलवी मुश्ताक साहब ने काम जारी रखा। और जब ये 77 में जो है वो जब फिर उसके बाद मार्शल लॉ आया तो उस पे जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के, उनको एक्टिंग गवर्नर का वो दे दिया गया और जो मौलवी मुश्ताक साहब थे वो फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। तो बहरहाल ये सुपरसीड होने के लिए ये जज की अपनी इंटेग्रिटी और अपना जो एक ओवरऑल जो प्रोफेशनलिज्म है वो बड़ा मानी रखता है कि वो सुपरसीड होने के बाद भी अपने जूनियर के नीचे काम करना चाहते हैं या जो घर जाना चाहते हैं। ज्यादातर यही होता है कि जजेस जो है अगर कोई इस तरह का सुपरसीड होने का वो हो तो वो घर चले जाते हैं। अब देखना होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो क्या करेंगे इस पे। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट और अपडेट और पेशरफ्त हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कोई मुलाकातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, ये दबे लफ्जों में कहा जा रहा है। और इस हवाले से जो 2 दिन पहले एक खबर जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ के हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी तरफ से एक खबर आई थी कि अश्योरेंस दी गई है, हुकूमत को एक यकीन दहानी दिलाई गई है कि वो 25 अक्टूबर के बाद कोई मिस एडवेंचर नहीं करेंगे। अगर ये सारा चीज़ें जो आईनी तरमीम मौखर करना और फिर उसके साथ साथ के सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको ही चीफ जस्टिस लगाया जाए, तो जो ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन ऑडिट और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, ये तमाम तर चीज़ों उस हवाले से जो है वो अंसार अब्बासी साहब की खबर में यही था कि उन्होंने एक जजेस के साथ और जो हमेशा जो राब्ते में रहते हैं एक हुकूमती जो है वो सरकारी ऑफिशियल, उससे जो तासुर मिलता है वही अटॉर्नी जनरल के हवाले से ही मिलता है, उनके जरिए पैगाम भिजवाया गया है जो मौजूदा हुकूमत है। ताहम मैंने इस हवाले से जो हुकूमती अरकान थे उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि इस हवाले से कुछ भी नहीं हो सकता, ख़ास तौर के ऊपर ये जो एक के एश्योरेंस के हवाले से, क्योंकि उससे पहले माजी में भी इस तरह की काफ़ी एश्योरेंसेस दी गई, लेकिन उसके बाद हमेशा जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हमेशा से ही जो हुकूमत को ये इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से आईनी तरमीम को ना मुअख्खर किया जा सकता है और ना ही इस एश्योरेंस के ऊपर यकीन दहानी की जा सकती है। तो अगर ये उसका जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है और फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की खबर गो कि मैं इस हवाले से कंफर्म नहीं कर सका, मैंने कोशिश भी की है एक दो अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात करने की और कोशिश की कि ये कंफर्म कर सकूं। इस पे मैं लगा हुआ हूँ, मैंने एक दो जो हैं अपने जो ज़राए हैं उनको भेजा हुआ भी है कोई, कि अगर ये कंफर्म कर सकें कि क्या वाकई ये जो 2 जज साहबान हैं वो जो मौलाना फजलुर रहमान है उनसे मिले हैं या नहीं मिले।
इस पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ताहम अगर ये अंसार अब्बासी साहब की खबर अश्योरेंस वाली देखी जाए तो ये एक पॉसिबल है कि ये किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो जितनी डेस्परेशन में दिया गया जब हुकूमत ने ये बताया था कि आईनी तरमीम ला रहे हैं, और फिर उसके बाद फौरी तौर के ऊपर मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर देना, फिर उसके बाद ये जो फैसला था, और जिस दिन पहली दफ़ा 15 सितंबर को आईनी तरमीम आ रही थी तो उस टाइम रात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहती ऑर्डर जारी कर देना, तो ये इससे जाहिर होता है कि ये जो दूसरी साइड है वो कितनी डेस्परेट है अपना ओहदा बचाने के लिए। तो ये फैसलों के अलावा जो इस तरह की जो बैकडोर जो लॉबिंग होती है वो हमेशा से चलती रहती है, तो इसमें कोई ये नहीं हो सकता कि ये कोई सरासर गलत हो। बहरहाल इस पे मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पे कोई जो कंफर्मेशन है वो लेके आपको साथ जरूर अपडेट कर सकूं। अब जरा बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। उनके हवाले से ये काफ़ी अरसे से बिल्कुल खामोशी है, मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। इनिशली जो शुरू में जब ये इनकी गिरफ्तारी और साथ साथ जो ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई थी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो गिरफ्तारियां आई थी, उस पर भी ISPR ने एक दो दफ़ा ब्रीफिंग और डिटेल्स बताई थी कि क्या अपडेट है अब उनके केस के हवाले से। उसके बाद फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने इस हवाले से जो कोई 15-20 दिन पहले एक बड़े हाई ऑफिशियल जो थे वो सरकारी, उनसे रब्ता करके ये पूछा था कि अब तक कहाँ तक मामला पहुंचा है। तो उस पे उन्होंने जब ये मुझे जवाब दिया था कि जो ये मामला है वो चाहते हैं कि ये इसको मुकम्मल जो है एक उसके साथ वो जो आइन और कानून के मुताबिक हम जो है इनके खिलाफ वो कार्रवाई चाह रहे हैं, ताकि ये एक जो फुल प्रूफ इस हवाले से जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो हो। तो उस पे उन्होंने कहा था कि इट मे टेक टाइम, तो ये कुछ वक्त लग सकता है। फिर मैंने पिछले हफ्ते दोबारा पूछा था तो फिर मुझे ये बताया गया कि जनरल फैज हमीद की जो कोर्ट मार्शल के हवाले से अभी भी वो जो समरी ऑफ एविडेंस है वो उस हवाले से ही उसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि जो तफ्तीश के दौरान जनरल फैज हमीद से जितनी भी इंफॉर्मेशन और मालूमात मिली थी, उससे जो इंक्वायरी और जो तफ्तीश का दायरा कार था वो दिन ब दिन बढ़ता गया। जितने एविडेंसेस सामने आते रहे, तो इसलिए जो एक पहले शुरू में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो जल्दी इनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंक्वायरी का जो दायरा कार है और इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है वो बढ़ने की वजह से इनका जो दूसरा प्रोसेस है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, समरी ऑफ एविडेंस का, वो अभी तक भी मैंने इस हवाले से कल दोबारा एक अपडेट ली है, तो वो अभी तक भी जो है वो समरी ऑफ एविडेंस के ही स्टेज के ऊपर है। उसके बाद जो है वो जो प्रॉपर एक कोर्ट लगेगी जो मिलिट्री फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से, वो एक जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये अब जो दूसरा प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, जो एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ, वो शवाहिद वो कितनी उस पर वो जा चुके हैं, इस पे जो मेरे ज़रा यही बताते हैं कि मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। अब ये मज़ीद कुछ वक्त हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन अब इस पे जो है कुछ ज़्यादा अरसा जो है वो मज़ीद नहीं वो लगेगा। जो भी इस हवाले से जनरल फैज हमीद के हवाले से इंफॉर्मेशन और अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।